हम एक बात समझ लें, ये आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है। और ये आप सही बोल रही हैं, आतंक मचाने वाली वो सरकारें हैं जिनका धंधा, जिनका प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर अपना पर्सनल बिजनेस चलाने का धंधा बंद हो चुका है। ये गरीब मुसलमानों के लिए एक लैंड रिफॉर्म है, एक प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। आपको समस्या किस बात से है? अगर एक गुरुद्वारा का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, एक मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, तो वक्फ क्यों नहीं हो सकता? भाई वो भी तो एक पब्लिक ट्रस्ट है ना, जनता के भले के लिए है। देखिए सच्चाई ये है कि इनको प्रॉब्लम बिल से नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि इनका वोट बैंक अब बंद होने वाला है। जो झूठ की राजनीति चला रहे थे उस पर लग चुका है पूर्ण विराम। आज की तारीख में ये वो लोग हैं जो रामनवमी के नाम पर सड़कों को बंद कर देते हैं, आज सड़कों पर दंगे को एंडोर्स कर रहे हैं। और इनका एक क्राइटेरिया क्या है? टीएमसी के वोटर हो तो आओ, दंगा करने का लाइसेंस लेके हमसे जाओ। अच्छा, मैं साफ इनसे दो सवाल पूछती हूँ। पहली बात, आपको ऑडिट से समस्या क्यों है? क्यों आपको ऑडिट से डर लगता है? दूसरी, आप इसको जिस तरीके से नाम देके, रूप देके जो भी बातें कर रहे हैं, आपको लगता है जनता को समझ में नहीं आता? आपने इसी तरीके का हल्ला मचाने की कोशिश करी ट्रिपल तलाक के नाम पर, इसी तरीके से देश जलाने की कोशिश करी सीएए के नाम पर। आज ना देश रुका है, ना बिल रुका है, ना एक्ट रुका है, और देश खुश है, देश की जनता खुश है। जेन्युइनली जो इस देश के सिटीजन है ना, जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। नुकसान किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी माफिया को। नुकसान किसको हो रहा है? जो वक्फ के नाम पर अपने धंधे चलाते थे। आज मैं वापस चारू जी, देखिए मेरा एक सीरियस सवाल है, फैज साहब को स्क्रीन पर लीजिए, हाजी साहब को भी स्क्रीन पर लीजिए। एक मिनट रुकिए। चारू जी देखिए, ये समस्या आप लोगों के लिए खड़ी होगी, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन जो लोगों तक गई है, क्या उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत गंभीर कदम उठाने की जरूरत थी। यहां पर अब अगर मंत्री साहब सड़क पर भड़काएंगे तो आप उसे काउंटर कैसे करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि ये प्रदर्शन एक पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे हैं, लखनऊ में भी खड़े हो गए हैं, जयपुर में भी हो रहा है, और यहाँ दोनों जगह आप ही की सरकारें हैं। एक बात समझ, चारू जी जी हमारी सरकार है, मैंने माना, लेकिन आप ये देखिए, ये जनता प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। ये विपक्ष के नेता लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? बार बार इस तरीके के काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्ट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी से इनको डर लगता है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीन 12,000 रुपए में एक 5 स्टार होटल को बेच देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं जी। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन का दान नहीं करते, पड़ोसी की जमीन का दान कर देते हैं, और वो बेचारा पड़ोसी कोर्ट नहीं जा पाता। अच्छा, साफ तरीके से हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, संसद में ये समझाया था कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज पे कोई आंच नहीं आएगी, किसी मस्जिद पर, किसी धार्मिक स्थान पर कोई आंच नहीं आएगी। भाई बात तो ये है कि आप अगर ऑडिट से भाग रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। और दूसरी बात ये है कि अगर लोगों को कोर्ट जाने का रिलीफ मिल रहा है, आप इस बात से क्यों डर रहे हो? क्या आपको इस बात से डर लगता है कि कोर्ट सही निर्णय लेगी और आप अपनी प्रॉपर्टी माफिया को और अपने साम्राज्य को फैला नहीं पाओगे? देखिए, मैं एक चीज पूछूंगी, एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर चलाएंगे। मतलब इस देश में ना वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज इस इंसान से ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। चारू जी, ये नफरत किस हद तक फैल रही है, इसकी एक तस्वीर मैं दिखाऊंगी। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हो रहा था और वहां बस पर भगवा झंडा लगा हुआ था जो रामनवमी का था। अब आमतौर पर क्या होता है, प्रदर्शन के लिए या फिर किसी जुलूस के लिए, शोभा यात्रा के लिए बसों को हायर करते, तो शायद वो पहले से लगा हो। रामनवमी का झंडा था वो। अब उस झंडे को जरा इस तस्वीर को 30-70 में काटिए, थोड़ा लोग देख पाए। ये तस्वीर जो है, ये आप देखिए, ये भगवा झंडा हटाया गया हाजी साहब। इस भगवा झंडे को अब मैं इसको इसलिए मैं इस तस्वीर पर मुझे लगता है कई बार कैसे भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन ये बोलना जरूरी है। इस नफरत की क्या जरूरत है हाजी साहब? क्यों भगवा झंडा हटाया गया, वहां पर हरा झंडा लगाया गया? क्यों वहां पर हमास के नेताओं की तस्वीरें हाथ में लेकर लोग पहुंच गए? अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, फिलिस्तीन के झंडे, हमास के नेताओं की तस्वीरें, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये झंडे की बात पे तो कहूँगा कि ये तो गलत बात है, मगर फ़िलिस्तीन का जो बात हो रही है, फ़िलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं और हमारी पार्टी भी खड़ी है, और हम लगातार फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी हमने लगाए, और फ़िलिस्तीन को भी हमने जो है संसद में भी जय फ़िलिस्तीन का नारा भी बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने दिया। रही बात सर, मतलब आप ये कह रहे हैं तिरंगा नहीं, लेकिन फिलिस्तीन पहले, फिलिस्तीन का झंडा पहले लगा लो, तिरंगा चाहे हो ना हो। उस पूरे प्रदर्शन में फिलिस्तीन के झंडे थे, ऊपर है, जमीयत के झंडे थे, हमारे लिए हरे झंडे थे, तिरंगा नहीं था।
तिरंगा भी है मैडम, आप देख ही नहीं रही हैं, आपके वीडियो में चल रहा है, देखिए तिरंगा भी है। हाँ, कहाँ है वो? फिलिस्तीन का झंडा है, हरा और काला और सफेद। तिरंगा भी है, देखिए पूरा चलवाई विजुअल, पूरा तिरंगा भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। तिरंगा भी है, हर चीज है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं, जब सरकार 20 करोड़ मुसलमान, जब देश के मुसलमान नहीं चाहते कि हमारे आप जो है 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें जो है जो अमेंडमेंट जब उस समय हुआ था तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस संसद में थे और बिना किसी बहस के, बिना किसी उस चीज और बड़े प्यार से सारा बिल पास हो गया था और सारी चीजें चल रही थी। मगर ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, सुचारता जी, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल खराब करना चाहती है, नफरत की राजनीति चाहती है, हमारी संपत्ति को छीनना चाहती है, जो कि बिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन में भी फाड़ा, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के खिलाफ है, असंवैधानिक बिल है। तो हम कह रहे हैं कि इस बिल को सरकार वापस ले ले, जैसे किसान कानून वापस लिया, बोल रहे हैं बात खत्म हो जाए। सर मुझे देखिए, मुझे इस बात की चिंता है कि इस देश में अर्थव्यवस्था उस समय भी अच्छी चल रही थी जब बाकी देशों में अर्थव्यवस्था ठप हो रही थी। आप ऐसा करके देश के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब कोलकाता ठप होगा, और कोलकाता कोई छोटा शहर नहीं है, कोलकाता ठप होगा, पश्चिम बंगाल ठप होगा, अगर लखनऊ ठप होगा तो पूरा देश ठप होगा, लोगों की आय पर असर पड़ेगा। आप बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हैं तो मैं ये समझा सकती हूं कि ये सड़कों के प्रदर्शन और ब्लैकआउट बनाना और धरने पर सब कुछ ठप करना ये सही नहीं है इस देश के लिए। देखिए, जब सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप कह रही हैं कि चले ठीक है नहीं है, तो सरकार ये बिल वापस ले ले, सब बात खत्म। अच्छा, बिल वापस ले, बिल वापस कर ले, पैसा तो बात खत्म हो जाएगी। और नहीं करती तो फिर वो तैयार रहे कि प्रोटेस्ट तो होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, एक जो गंभीर आरोप लग रहा है, हम तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी शुरू करेंगे, रोडों पर भी करेंगे, जहां मतलब देश की पुलिस बस देश में इसी में लगी रहे कि वो लोगों को ठूस कर जेल में डाले, क्योंकि आप जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल जेल भरो, बस यही करती रहे देश की पुलिस, उसको कोई और काम ना हो, वो देश में आप लोगों को जेलों में भरे। सरकार 20 करोड़ मुसलमानों की बात क्यों नहीं सुनती? 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या? फैज खान साहब, देश के 20 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं क्या? फैज साहब, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। सुचरिता जी, ये 20 करोड़ मुसलमान नहीं है, ये चंद लोग हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के सदस्य हैं, और इन लोगों ने 1947 में भारत का विभाजन किया था। रजाकारों की पार्टी है, फिर से कह रहा हूं, और आज भी देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। वक्फ बिल एक्ट मुसलमानों के हक में है। मैं मुस्लिम युवाओं से कहना चाहता हूं, बेटा आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। CA के समय भी इन लोगों ने आपको वर्गलाया, घर से बाहर निकाला। आज तक कई सारे मुस्लिम युवा जेल में हैं और उनके पास उनके ऊपर केस दर्ज है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने सगे भाइयों को, अपनी माताओं बहनों को आंदोलन के लिए सड़कों पर क्यों नहीं लाते? आम मुस्लिम खातूनों को क्यों लाते हैं? इनके वर्गलाने में नहीं आना। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कहते हैं, 26 का उल्लंघन कहते हैं, 30 का उल्लंघन कहते हैं। इनके नेता ने लाइन रटा दिया है। अनुच्छेद 15 क्या है नहीं पता, 26 क्या है नहीं पता, 30 क्या है नहीं पता। मैं बताता हूं, अनुच्छेद 15 है किसी के साथ मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इस एक्ट में यही किया गया। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 2 आगा खानी भी रखा, 2 बोहरा भी रखे, 2 सुन्नी भी रखे, 2 शिया भी रखे, 2 महिलाएं भी रखे और 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी रखे। अनुच्छेद 15 के तहत यह काम किया। अनुच्छेद 26 से कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार उस कौम के पास रहेगा। तो धार्मिक मामले हैं, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमामत मुसलमान करेगा। मौज़न कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, इमाम कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन जब बात आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बिजली बिल भेजने वाला, बिजली भेजने वाला बिजली अधिकारी यदि रामशंकर तिवारी है तो वो भेजेगा। वहां पर टाइल्स लगाने वाला व्यक्ति यदि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो काम करेगा। उस जिले का DM किसी भी धर्म जाति हो, SP किसी भी धर्म जाति का हो, वो मंदिरों की व्यवस्था भी बनाएगा और मस्जिदों की व्यवस्था भी बनाएगा। ठीक इसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल धर्म का विषय नहीं है, बल्कि यह एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है। इसलिए इसमें सभी लोगों को रखा गया है और नमाज मुअज्जन में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, यह कह दिया गया। अब अनुच्छेद 30 की बात मैं आपको बताऊं कि धार्मिक संस्थानों का संरक्षण करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को है, लेकिन उसमें शिक्षक नियुक्त कोई भी कर सकता है। यदि मुझे लगेगा ना सुचरिता जी, मैं मास कम्युनिकेशन का सेंटर खोलूंगा मुस्लिम बच्चियों के लिए, और मुझे कोई मुस्लिम टीचर, महिला टीचर योग्य नहीं लगेगी, तो मैं सुचरिता कुकरेती जी को वहां पर नियुक्त करूंगा।
तो ये अनुच्छेद 30 का वायलेशन नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम बच्चों के हक में होगा कि सुचरिता जी हमारे मुस्लिम बच्चों को मास कम्युनिकेशन सिखाएंगी। तो यहाँ पर किसी भी अनुच्छेद का वायलेशन नहीं है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं, ये शैतानी काम है। इनको देखो, ये खुदाई काम नहीं है, इनको इस देश में रहना है। फैज साहब, मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे। मैं तो एक बात सुलेमान जी से पूछ रही हूँ,